हमारे मोहल्ले में एक महिला आती थी जो खुद को एक सामाजिक कार्यकर्ता बताती थी, श्रीमती शगुन वर्मा। वो हमेशा मेरे घर के दरवाजे पर रुककर अजीब प्रार्थनाएं देती थी। मुझे उसके ऊपर तरस आता था, इसलिए मैं उसको खाना और कपड़े दे देती। एक दिन बाजार में थी तो मैंने देखा कि वही महिला एक महंगी गाड़ी से उतरी और उसने अपनी आंखों से काला चश्मा उतारकर ड्राइवर से बात की। मैं छुपकर उसकी बातें सुनने लगी। उसने ड्राइवर इमरान को एक तस्वीर दी और कुछ ऐसा कहा कि वो सुनकर मानो मेरी आत्मा भी कांप गई। मेरा नाम अदिति है। मेरी जिंदगी में सब कुछ अचानक से खत्म हो गया था जब मेरे पति मुझे इस दुनिया में अकेले छोड़कर चले गए थे। अब मेरी दुनिया बस एक ही रिश्ते के आसपास घूमती थी, मेरा बेटा आरव, विपिन के बदले। बस एक वही मेरा आखिरी सहारा था जिसको सुरक्षित रखने का डर हमेशा मेरे दिल में बसा रहता था। मैंने आरव को अकेले ही पाला पोसा था। मेरी सारी मेहनत, सारी प्रार्थनाएं बस उसी के लिए थी। मेरा घर मेरे लिए एक गरीबी की मिसाल था, जहां पर आरव की मुस्कुराहट ही सबसे कीमती और सबसे बड़ा खजाना थी। पिछले कुछ दिनों से एक और मेंबर इस घर का खामोश बसने वाला बन गया था, मेरे हमदर्द दिल की वजह से जो बेसहाराओं के लिए उछलता था। वो श्रीमती शगुन वर्मा, जो सिर्फ मेरे घर का दरवाज़ा ही पीटती थी और आवाज़ें लगाती थी कि मैं दरवाज़ा खोले बिना नहीं रह सकती थी। श्रीमती वर्मा की आवाज़ हमेशा हल्की पर डरावनी सी होती थी। वो गली में दाखिल होते ही अजीब अंदाज में पुकारती थी, कोई है जो ऊपर वाले के नाम पर इस गरीब को खाने के लिए रोटी दे सके। उसकी आवाज़ में गहरी फकन नहीं बल्कि एक अजीब सी छुपी हुई ताकत और बेरुखापन होता था जो मेरी आत्मा को झोल डालता। मुझे उसको देखकर उस पर तरस आ जाता था, पर इस तरस में एक अनजानी खोज भी शामिल थी। मेरे मन में काफ़ी सवाल थे जिनका जवाब अभी मेरे पास नहीं आया था। आओ अम्मा बैठो। मैं फौरन से बैठक के किनारे पर रखी हुई कुर्सी खींचकर ले आती और उस महिला को सहारा देकर बिठा देती। वो बूढ़ी थी, लेकिन जब भी मैं उनको सहारा देती तो वो मेरा बाजू इस तरह से पकड़ती जैसे कि वो मुझे नहीं, मेरे अंदर की हालत को, मेरी कमजोरियों को महसूस कर रही हो। उनका झुर्रियों से भरा चेहरा और वो काला चश्मा जिसके पीछे छुपे वो गहरे सुराख जहाँ पर कभी आंखें रही होंगी, मुझे अंदर तक हिला देती थी। और मैं हमेशा सोचती कि इस उम्र में इनका कोई सहारा क्यों नहीं है। वो मुझे अपनी जैसी लगती जिसका कोई नहीं था। मैं रोज उस महिला के लिए खास तौर पर बचाकर रखा हुआ खाना लाकर देती थी। वो मेरे दिए गए खाने को बड़े आराम से खाती थी, कभी भी जल्दी नहीं करती थी। हर निवाले को चबा चबा कर उसका जायका महसूस करके खाया करती थी। वो जैसे सिर्फ खाना नहीं खा रही हो बल्कि मेरे घर की बेसुकूनी, उसकी खामोशी और उसकी गरीबी का भी अंदाजा लगा रही हो। उसका सर हमेशा झुका हुआ होता, पर उसकी गर्दन में एक हल्की सी हरकत रहती थी जिसको देखकर मुझे लगता कि वो अंधी नहीं है बल्कि आंखें बंद करके हर चीज को परख रही हो। खाना खाने के बीच में वो महिला मुझसे बोलना शुरू कर देती। उसकी बातों का कोई सर पैर नहीं होता था, बहुत उल्टी सीधी बातें किया करती थी। वो मुझे इधर उधर की कहानियां सुनाती, कभी किसी बहुत दूर इलाके की बात बताती और कभी किसी बड़े घराने की तबाही का जिक्र करती। वो मंजू है ना, उसकी बेटी घर से भाग गई तो फिर उसके भाइयों ने उसको ढूंढकर मार डाला था। ऐसी बातें सुनकर मेरा दिल दहल जाता। हालांकि मैं उस मंजू नामी औरत को जानती ही नहीं थी, बस सुनकर ही हमदर्दी महसूस हो जाती और सुन लेती। पर उन सब बातों में मुझे हमेशा एक खास मकसद महसूस होता। मुझे लगता कि वो बातें नहीं कर रही है बल्कि सिर्फ अपना वक्त पूरा कर रही है ताकि यहाँ ज्यादा देर तक रुक सके। शायद इसीलिए कि उसको दो कानों और एक हमदर्द दिल की जरूरत थी जिससे वो अपनी बातें करके अपना मन हल्का कर ले, जो कि उसको मेरी सूरत में मिल गया था। वो कहती, बेटी तेरा ये घर बहुत ठंडा है। एक बार वो बात करते करते अचानक से ये कह गई कि इस घर की दीवारें बहुत मजबूत लगती हैं, ऐसी दीवारें जो बाहर की धूप और अंदर के साये को अलग अलग रखती हैं। मैंने मुस्कुराकर कहा कि जी अम्मा, ऊपर वाले का शुक्र है, बस सर पर छत है और क्या चाहिए। मैंने इस तरह से बात टाल दी, पर वो बार बार मेरे घर की बनावट, पर्दों की मजबूती और दरवाजे के कब्जों के बारे में पूछती रहती थी, जैसे कि उन्हें सिक्योरिटी में ज्यादा दिलचस्पी है। वो खाना खाने के बाद हमेशा चाय का कप नीचे रखती और उनका खाली हाथ तेजी से जमीन पर फैल जाता, जैसे वो फर्श की मजबूती को महसूस कर रही हों
या वहाँ पर पड़े हुए रेत के जर्रे को गिन रही हों। एक बार मैंने उनको देखा कि उन्होंने अपना हाथ बर्तनों की अलमारी की तरफ बढ़ाया और मेरे हाथ पकड़ने से पहले ही वापस खींच लिया। मैंने सोचा कि अंधे लोग दुनिया को छूकर ही जानते हैं, पर उनकी खोज से भरे वो हाथों की हरकत मेरे दिल में एक सवाल पैदा कर गई थी। आखिर किस चीज की तलाश में है? बेटी, तेरी आवाज में कितनी मिठास है, ऐसा लगता है जैसे कोई कोयल बोल रही हो। एक बार उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। इस मिठास में एक अजीब सी ममता की खुशबू भी है, ऐसी खुशबू जो हजारों फूलों में नहीं मिलती। ये सुनकर मेरा दिल भर जाता। उनकी प्रार्थनाएं भी कुछ अजीब थीं। वो कभी पैसों के लिए प्रार्थना नहीं करती, हमेशा जज्बाती आशीर्वाद देती थीं कि ऊपर वाला तुझे हमेशा खुशियां दे और तेरा ये चांद सा बेटा आरव विपिन तेरी गोद में हमेशा चमकता रहे। ये प्रार्थना हमेशा मेरे बेटे आरव की तरफ इशारा करती थी और मैं हर रोज ये सोचकर तसल्ली से हो जाती कि ये महिला एक साफ दिल की औरत है। पर दिल का एक कोना ये भी सोचता था कि क्या उसको पता है कि मैं अपने पति के जाने के बाद कितनी अकेली हूँ और आरव ही अब मेरा आखिरी सहारा है। वो कभी कभी बात करते करते अचानक से खामोश भी हो जाती थी। वो खामोशी बहुत गहरी होती थी और मुझे महसूस होता कि वो इस खामोशी में मेरे घर के कोने कोने को, आरव के कमरे की तरफ से आने वाली हर आवाज की परख ले रही हो। मुझे लगता कि उसने अपनी आंखें बंद की हुई है, पर उसकी नजर किसी शिकारी की तरह तेज लगती। हल्की आवाज में की हुई बात भी वो सुन लेती है। एक दिन आरव स्कूल से जल्दी आया और श्रीमती शगुन वर्मा को देखकर वहीं दरवाजे पर ठिठक गया। श्रीमती वर्मा ने फौरन से अपने हाथ में पकड़ा हुआ लकड़ी का डंडा जमीन पर जोर से टिका दिया और आरव की तरफ गौर से मुंह करके बैठ गईं। आरव डरकर मेरे पीछे छुप गया। कौन है बेटी? श्रीमती वर्मा ने पूछा। उनकी आवाज में हल्की सी बेचैनी थी जो मैंने पहली बार महसूस की। अम्मा, ये मेरा बेटा है, अभी स्कूल से आया है। मैंने प्यार से आरव को आगे किया और उसका हाथ श्रीमती वर्मा के हाथ में दे दिया। श्रीमती वर्मा ने फौरन अपना हाथ हटा लिया। उसने उसको आशीर्वाद नहीं दिया और ना ही आरव से कोई बात की, बस मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने उस लम्हे श्रीमती वर्मा के चेहरे पर एक लम्हे के लिए गहरा पछतावा और फिर अचानक से एक ठंडी नपी तुली वाली मुस्कुराहट देखी। एक ऐसी मुस्कुराहट जो दुख भरी नहीं बल्कि किसी गहरी साजिश की कामयाबी का इशारा थी। श्रीमती वर्मा ने उस दिन चाय का कप भी जल्दी खत्म कर लिया। वो रोज की तरह लंबी बातें भी नहीं कर रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वो उस जगह से जल्दी बाहर निकलकर किसी को रिपोर्ट देना चाहती हो। अब मैं चलती हूँ बेटी, उन्होंने कहा और मेरे सहारा देने से पहले ही खुद उठकर खड़ी हो गईं। उनका चलने का अंदाज आज रोज की तरह डगमगाता हुआ नहीं था, बल्कि उनके कदमों में एक अजीब सी फुर्ती और तेजी थी, जैसे अपना रास्ता उनको याद हो और वो किसी के सहारे के बिना गली के कोने तक पहुंच सकती हैं। मैंने हैरानी से उनको जाते हुए देखा। मेरे दिल में पहली बार गहरा शक पैदा हुआ। मैंने फौरन से दरवाजा बंद किया और अपने बेटे को गले से लगा लिया। मेरा दिल डर से कांप रहा था। मेरा शक गहरा होता जा रहा था कि ये औरत अंधी नहीं है। ये शायद इतनी मासूम नहीं है जितनी नजर आती है, पर शायद ये मेरा वहम है। भला इस औरत ने मुझे क्या नुकसान देना था? अगले दिन मैं दरवाजे के पास गई। मुझे उनकी आवाज सुनने की आदत सी हो गई थी जो मेरे कानों में पड़ती थी, पर आज वो मामूल ही टूट सा गया था क्योंकि आज वो नहीं आई थी। मुझे लगा कि शायद उनको कोई दूसरा घर मिल गया होगा, हो सकता है कल आ जाए। पर इसी तरह एक हफ्ता ऐसे ही बीत गया जैसे एक सदी गुजर गई हो। हर फकीर का वो छुपा हुआ वजूद जो मेरी दहलीज के उस पार एक खामोश पहरेदार की तरह बैठा रहता था, अब वहां पर नहीं था। उनकी गैर मौजूदगी ने मेरे घर के दरवाजे को वीरान कर दिया और मैं हर रोज सुबह उठते ही सबसे पहले उस जगह को देखती जहां पर वो अपनी गठरी संभाले हुए सर झुकाए बैठी होती थी। पर आज वहां पर सिर्फ धूल थी और सूखे पत्ते हवा के झोंके से उड़ रहे थे। साथ ही मेरे दिल में अजीब अजीब ख्याल भी आ रहे थे कि न जाने वो बेचारी अम्मा कहाँ पर गई होंगी। क्या किसी हादसे का शिकार तो नहीं हो गई, या भूख प्यास ने उनकी जान न ले ली हो, या शायद वो किसी और बस्ती की तरफ निकल गई हो। पर मेरा दिल नहीं मानता था, क्योंकि उनकी आंखों में जो ठहराव था वो किसी मुसाफिर का नहीं बल्कि किसी ऐसे इंसान का था जो अपनी मंजिल पा चुका हो या मंजिल की उम्मीद छोड़ चुका हो।
मैं हर रोज दोपहर को उनके हिस्से का खाना बनाती, फिर रोटी के ऊपर सब्जी रखती, फिर उसको प्लेट में सजाकर दरवाजे तक ले जाती। लेकिन वहाँ पर कोई लेने वाला ही नहीं होता था। वो खाना वहीं पिरा रहता, यहाँ तक कि रखे रखे सूख भी जाता या कोई चिड़िया आकर उसको खा जाती, पर मेरा हाथ नहीं रुकता था। ये एक ऐसी आदत बन गई थी जिसने मेरी आत्मा को जकड़ लिया। मुझे लगता था कि अगर मैंने खाना नहीं निकाला और वो अचानक से आ गई तो मैं उनकी गहरी वीरान आंखों का सामना कैसे करूंगी। उनकी खामोशी में एक ऐसी फरियाद थी जो मेरे दिल को हिला देती थी। रातों को मुझे नींद नहीं आती, बार बार ऐसा लगता कि शायद बाहर कोई आहट हुई है या शायद वो वापस आ गई है। लेकिन जब भी दरवाजा खोलकर देखती तो बाहर सिर्फ रात का सन्नाटा होता था। ये एक अजीब सा रिश्ता बन गया था जिसका कोई नाम तो नहीं था, पर वो आदत में आ गया था। वो महिला थी और मैं देने वाली, पर अब मुझे लग रहा था कि मैं उससे कुछ ले रही थी। शायद वो सुकून जो किसी की मदद करके मिलता है, या शायद वो एहसास कि मैं किसी के काम आ रही हूँ। मेरा बेटा आरव भी अक्सर मुझसे पूछता कि मम्मी वो बूढ़ी औरत कहाँ गई है, और मेरे पास उस मासूम के सवाल का कोई जवाब ही नहीं होता था। अब घर का माहौल दुख से भरा हुआ हो गया था, जैसे कि हमारा कोई अपना बिछड़ गया हो। हालांकि वो कौन सा हमारे रिश्तेदारी थी, बस एक इंसानी हमदर्दी का रिश्ता था, पर ये रिश्ता खून के रिश्तों से भी ज्यादा गहरा महसूस होने लगा था। इसी तरह दिन गुजरते गए और फिर एक दिन मुझे एहसास हुआ कि आरव के स्कूल के जूते बिल्कुल अब आकर जवाब दे चुके हैं। उनका तला घिस चुका था और वो चलते हुए अब उसको तकलीफ देते थे। माँ होने के नाते मेरा दिल करता था कि मेरा बच्चा टूटी हुई जूती पहनकर जाता है, उसको नई लाकर दूं। मैंने घर में जमा की हुई थोड़ी बहुत रकम संभाली और भारी कदमों के साथ बाजार की तरफ चल पड़ी। बाजार में हमेशा की तरह शोर शराबा हो रहा था। लोगों की भीड़ जमा थी, हर कोई अपनी धुन में मगन था। दुकानदार आवाजें लगा रहे थे और खरीददार सामान का मोल भाव कर रहे थे, पर मेरा दिमाग कहीं और ही था। मेरी आंखें बाजार की भीड़ में भी पुरानी चादर को ओढ़े हुए उस बूढ़ी औरत को तलाश कर रही थी। उसे झुके हुए सर को ढूंढ रही थी जो शायद किसी कोने में बैठा हो, पर वो कहीं भी नजर नहीं आई। और मैं चलते चलते बाजार के उस हिस्से में आ गई जहां पर बहुत दुकानें थीं। वहां शीशे के बड़े बड़े शोरूम थे जिनके अंदर सजी हुई चीजें अपनी कीमत खुद बता रही थी। एक बहुत बड़ी दुकान के सामने मेरे कदम खुद ब खुद रुक गए। शोकेस के पीछे शीशे में बहुत ज्यादा खूबसूरत और मजबूत जूते रखे हुए थे। वो इतने चमकदार थे कि उनमें अपना अक्स नजर आ सकता था। एक लम्हे के लिए मेरे दिल में ममता ने जोश मारा और दिल में एक हसरत सी जाग गई कि काश मेरे पास इतने पैसे होते कि मैं बिना सोचे समझे अंदर जाती और वो सबसे महंगा जूता अपने बेटे आरव के लिए खरीद लेती। मैं तो सच में ही आरव को वो जूता पहने हुए देख रही थी कि वो कितना खुश होता और दोस्तों में कितना फख्र महसूस करता। लेकिन फिर हकीकत की कड़वाहट भरी लहर ने मुझे झंझोड़ दिया। मैंने अपनी मुट्ठी में दबे हुए कुछ नोटों को महसूस किया जिनकी गर्मी मुझे अपनी औकात याद दिला रही थी। मैंने एक लंबी सांस भरी और अपने आप को समझाया कि सपने देखना गरीबों का काम नहीं होता। मैंने सर झटक दिया और अपनी आंखों में आने वाली नमी को कंट्रोल करते हुए मुड़ने लगी ताकि सस्ती बाजार की तरफ जा सकूं जहां से मेरी जेब की हैसियत के मुताबिक जूते मिलते हैं। अभी मैं मुड़ी ही थी कि अचानक से सड़क पर एक अजीब सी खामोशी छा गई, जैसे वक्त रुक गया हो। एक बहुत बड़ी काले रंग की चमकती हुई गाड़ी मेरे करीब से गुजर रही थी। वो गाड़ी उस बाजार की सड़कों और धूल मिट्टी के माहौल से बिल्कुल मेल नहीं खा रही थी। वो किसी और ही दुनिया की सवारी लग रही थी। गाड़ी की रफ्तार कुछ हल्की थी, शायद भीड़ की वजह से वो धीरे चल रही थी। मेरा ध्यान गैर इरादे तौर पर उस गाड़ी की तरफ चला गया। अचानक से गाड़ी की पिछली सीट का काला शीशा धीरे से नीचे सरका और अंदर का मंजर देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे लगा अभी पसलियों से बाहर आ जाएगा। अंदर पिछली सीट पर एक औरत बैठी हुई थी जिसने बहुत कीमती कपड़े पहने हुए थे। उसके गले में मोतियों की माला थी और कानों में हीरे चमक रहे थे। उनके कपड़े रेशम के थे, जो कि शायद मेरी पूरी जिंदगी की कमाई से भी महंगा होगा। उनके बाल बहुत अच्छे से बने हुए थे और चेहरे पर मेकअप की तह थी, लेकिन वो आंखें, वो गहरी वीरानी और डरावनी सी आंखों को हजारों की भीड़ में भी मैं पहचान सकती थी। वो वही औरत थी, बिल्कुल वही, जिन्हें मैं पिछले एक हफ्ते से तलाश कर रही थी। वो मेरे घर के बाहर बैठने वाली श्रीमती शगुन वर्मा ही थी, जिसके जूते फटे हुए थे और जिसके कपड़े तार तार थे। आज एक मालकिन की तरह इस गाड़ी में बैठी हुई थी।
मेरे पूरे जिस्म में एक सनसनी सी दौड़ गई। मेरे रोंगटे खड़े हो गए और हल्क में कांटे चुभने लगे। मैंने आंखें फाड़कर उसको देखा कि कहीं ये मेरा वहम तो नहीं, कहीं ये मेरी आंखों का धोखा तो नहीं। पर नहीं, वो हकीकत थी, ऐसी हकीकत जो मुझे चौंका गई। वो औरत खिड़की से बाहर खुले आसमान को घूर रही थी। उसके चेहरे पर वही संजीदगी थी जो उस वक्त होती थी जब वो मेरे दरवाजे पर बैठी हुई होती थी। फर्क सिर्फ इतना था कि तब वो एक खाक जैसी थी और अब वो बहुत अमीर औरत लग रही थी। मेरी जुबान बंद हो गई। मैं चीखना चाहती थी, उनको आवाज देना चाहती थी, पूछना चाहती थी कि आखिर ये क्या माजरा है, तुम कौन हो और ये सब क्या चल रहा है। लेकिन आवाज मेरे गले में ही रुक सी गई थी। गाड़ी धीरे धीरे रेंगती हुई मुझसे दूर होने लगी और मैं वहीं पत्थर की मूर्ति बनी हुई खड़ी रह गई। बाजार का शोर मेरे कानों में गूंज रहा था, पर मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। मेरी नजरें के सामने बस वो चेहरा था जो अब शीशा ऊपर होने की वजह से छुप चुका था। मेरे दिमाग में सवालों का एक तूफान उठ गया। वो कोई बहरूपिया थी जो भेष बदलकर भीख मांगती थी, या कोई बहुत अमीर औरत थी जो अपना मकसद पूरा कर रही हो, या फिर कोई ऐसी साजिश थी जिसके तहत तक पहुंचना मेरे बस की बात नहीं थी। तभी आरफ के जूते मेरी याददाश्त से टकराए। अब सिर्फ वो गाड़ी और उसमें बैठी हुई वो औरत मेरी सोचों में जम गई थी। मैं बाजार के बीच खड़ी हुई कांप रही थी और मुझे लग रहा था कि ये वो दुनिया नहीं है जो हमें नजर आती है, बल्कि उसके पीछे कुछ और ही खेल चल रहा है। वो गाड़ी भीड़ के समंदर में एक बहुत बड़ी मछली की तरह तैर रही थी और मैं उसके पीछे खींची चली जा रही थी, जैसे कोई अनदेखी ताकत मुझे उसकी तरफ खींच रही हो। मेरे कदम मेरे बस में नहीं थे। मेरा दिमाग चीख कर कह रहा था कि रुक जाओ, वापस मुड़ जाओ, ये तुम्हारी दुनिया नहीं है, ये लोग खतरनाक हो सकते हैं। लेकिन मेरा दिल एक जिद्दी बच्चे की तरह अड़ा हुआ था, जैसे एक बच्चे को हर हाल में खिलौने के अंदर का राज जानना होता है। गाड़ी कुछ दूरी पर जाकर ट्रैफिक के जाम में फंस गई और यही वो मौका था जिसने मुझे उसके और करीब जाने का मौका दिया। मैं भीड़ को चीरती हुई फुटपाथ के किनारे किनारे चलती रही। मेरी नजरें उस काले शीशे पर जमी हुई थीं जिसके पीछे वो औरत बैठी हुई थी जो कल तक मेरे दरवाजे की खाक हुआ करती थी और आज वो आसमान की बुलंदियों पर थी। मेरे दिमाग में वो सब मंजर बारी बारी घूम रहे थे जब मैं उनके लिए रोटी लेकर जाती थी और वो कांपते हुए हाथों से रोटी पकड़ लेती थी। क्या वो ये सब कुछ एक नाटक था? क्या वो कांपते हुए हाथ और वो झुकी हुई कमर सब कुछ एक फरेब था, झूठ था? मुझे अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा था और साथ ही साथ एक अजीब सा डर भी महसूस हुआ कि मैंने अनजाने में किस आफत को अपने घर के सामने जगह दे रखी थी। तभी वो गाड़ी एक छोटे से मोड़ को काटने के लिए रुकी। वहां पर भीड़ थोड़ी कम थी और अचानक से गली के कोने से एक साया दिखाई दिया। ये कोई आम राहगीर नहीं था। उसका हुलिया देखते ही मेरे हलक में सांस अटक गई। उसने अपने चेहरे को एक काले मास्क से छुपा रखा था। सिर्फ उसकी आंखें नजर आ रही थीं जो शिकारी की तरह थीं। उसके कपड़े भी काले थे। ये आदमी था इमरान। इमरान सीधा उस गाड़ी की तरफ बढ़ा। उसके चलने के अंदाज में एक अजीब सी फुर्ती और चौकन्नापन था, जैसे वो किसी हमले के लिए हर वक्त तैयार हो। मैं एक बिजली के खंभे की आड़ में हो गई। मेरा जिस्म कांप रहा था, लेकिन बेचैनी ने मुझे जकड़ रखा था। मैं देखना चाहती थी कि आगे क्या होने वाला है। वो गाड़ी के पीछे दरवाजे के पास पहुंचकर रुक गया। उसने दाएं बाएं देखा, जैसे तसल्ली कर रहा हो कि कोई उसको देख तो नहीं रहा। मैंने अपनी सांसें रोक लीं और खुद को खंभे के साए में और ज्यादा छुपा लिया। फिर गाड़ी का शीशा एक बार फिर से नीचे हुआ और वही मंजर मेरी नजरों के सामने आ गया। कार के अंदर वही श्रीमती शगुन वर्मा बैठी हुई थीं, लेकिन अब उनके चेहरे के आसार बिल्कुल बदल गए थे। अब उनके चेहरे पर वो गरीबी नहीं दिख रही थी जो मैं रोज देखती थी, बल्कि एक लापरवाह और जालिम सा सुकून था। उनकी आंखों में हुक्म देने वाली चमक थी। इमरान ने इज्जत से सर झुका लिया, जैसे वो अपनी मालकिन के सामने खड़ा हुआ हो। श्रीमती वर्मा ने अपने पर्स से एक चीज निकाली। मैंने गौर से देखा। ये तस्वीर थी, एक पुरानी सी तस्वीर जिसके किनारे शायद मुड़े हुए थे। उन्होंने वो तस्वीर खिड़की से बाहर निकाली और जैसे ही उनका हाथ रोशनी में आया, स्ट्रीट लाइट की तेज रोशनी सीधी उस तस्वीर पर पड़ी और वो मंजर मेरी आंखों के सामने रोशन हो गया, जिसने मेरी आत्मा तक को झुलसा कर रख दिया था।
तस्वीर में नजर आने वाली जगह कोई और नहीं थी, बल्कि वो एक ऐसा कमरा था जिसकी एक एक दरार, एक एक चीज मेरी आंखों में बसी हुई थी। उस कमरे की दीवार पर लटका हुआ कैलेंडर और कोने में पड़ी हुई वो टूटी सी चारपाई, ये सब मेरे दिमाग में कैद वो हिस्सा थे जिसको मैं कभी अपने दिमाग से मिटा ही नहीं सकी थी। मुझे किसी सबूत की जरूरत नहीं थी। मैं जानती थी कि ये तस्वीर कहाँ से ली गई है और किस चीज से ली गई है। ये मेरे गुजरे हुए वक्त का वो दरवाजा था जिसको मैं हमेशा के लिए बंद समझ रही थी, पर वो तस्वीर चीख चीख कर खुद बता रही थी कि कोई उस दरवाजे के पार भी मौजूद है। और फिर श्रीमती वर्मा ने तस्वीर को पलटा और उसके पीछे लिखी हुई लाइन पर उसने एक उंगली रखी। मैं फासले पर थी, लेकिन मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं थी। उन शब्दों की मोटी लिखावट और उनकी लंबाई ने मेरे दिमाग में खतरे की घंटियां बजा दी। मैं जानती थी कि वहां पर क्या लिखा हुआ है, वो पता, वो खास मकान नंबर और वो गली का नाम, ये सब मेरी रगों में जहर की तरह दौड़ गए थे। वो एड्रेस किसी अजनबी का नहीं था, वो किसी दूसरे शहर का नहीं था, बल्कि एक ऐसी जगह का एड्रेस था जो मेरी जिंदगी और मौत का फैसला कर सकता था। मेरा खून रगों में ही जम गया और पैरों के नीचे से जमीन सरक गई। ये वो राज था जो अब तक सिर्फ मेरे सीने में ही दबा हुआ था, अब उस श्रीमती वर्मा के हाथ में था और वो उसे उस आदमी के हवाले कर रही थी जिसका मतलब सिर्फ तबाही और बर्बादी था। मुझे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आया कि ये वही महिला है जो मेरे घर के बाहर बैठकर प्रार्थनाएं करती थी और आशीर्वाद देती थी। आज वो मेरे सबसे बड़े राज का सौदा कर रही थी। ये शायद मेरे सबसे प्यारे रिश्ते की मौत का प्लान बना रही थी। उसी एड्रेस का इस तस्वीर के पीछे लिखा हुआ होना इस बात का साफ साफ सबूत था कि वो सब कुछ जानती है। वो ये जानती है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ और मेरा असली ठिकाना क्या है। फिर इमरान ने वो तस्वीर उस औरत के हाथ से पकड़ ली और उस एड्रेस को देखकर सर हिलाया। उसके सर हिलाने में जो यकीन था वो मेरे लिए मौत का अंदेशा था। उस लम्हे श्रीमती वर्मा के होठों पर एक जहरीली सी मुस्कुराहट आ गई, जिसको देखकर मुझे लगा कि जैसे कोई सांप अपना फन फैला रहा हो। उसके बाद उसने उस आदमी को कुछ कहा और वो इशारा किया कि काम अधूरा नहीं रहना चाहिए, और वो आदमी तस्वीर जेब में डालकर वहाँ से भीड़ में कहीं गायब सा हो गया और गाड़ी का शीशा ऊपर हो गया। गाड़ी फिर से चल पड़ी, पर अब मैं उसका पीछा करने के काबिल नहीं रही थी। मैं वहीं फुटपाथ पर गिरने के नजदीक थी। मेरी सांस उखड़ने लगी और आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा। वो तस्वीर और उसके पीछे लिखा हुआ एड्रेस मेरे दिमाग में हथौड़े की तरह बरस रहा था। मुझे समझ आ गई कि वो महिला वहाँ क्यों बैठती थी। वो मेरे घर आकर खाना नहीं मांग रही थी, वो तो निगरानी कर रही थी। वो सिर्फ ऐसे वक्त का इंतजार कर रही थी जिसमें वो अपना कदम चल सके, और अब वही वक्त आ गया था। मैं लड़खड़ाते हुए कदमों से वापस मुड़ी तो मेरा हर कदम बहुत भारी हो गया था। मुझे लग रहा था कि अब घर जाना भी ठीक नहीं है, क्योंकि वो एड्रेस, वो बदकिस्मत एड्रेस जो तस्वीर पर लिखा हुआ था, उसका ताल्लुक मेरे घर से ही था जिसको मैं दुनिया से छुपाए हुए फिरती थी। बाजार की रौनक अब मेरे लिए सन्नाटे का मंजर दिख रही थी। मुझे हर इंसान अब दुश्मन लग रहा था। मैंने अपने दुपट्टे को अपने ऊपर सख्ती से लपेट लिया, जैसे मुझे ये उस डर से बचा सके, लेकिन वो डर तो मेरे अंदर बैठ गया था। वो एड्रेस, वो आदमी, वो डरावना मंजर मानो किसी भूत की तरह मेरा पीछा कर रहा था। मैं अपने घर की तरफ भाग रही थी। मेरी रफ्तार में एक जुनून सी हालत थी। मुझे जल्दी से जल्दी अपने घर पहुंचना था। हालांकि अब मुझे पता चल गया था कि कोई जगह सुरक्षित नहीं रही। मैं जब घर पहुंची तो मेरी हालत बहुत खराब थी। आरव ने मुझे देखा तो वो भी डर गया। मम्मी, आपको क्या हुआ है? उसने पूछा था, लेकिन मैं उसको क्या बताती कि मैंने अपनी मौत का हुक्म देख लिया है। मैंने वो राज फांश होते देख लिया है जिसकी कीमत हमारी जिंदगी है। मैंने उसे सीने से लगा लिया और जोर जोर से रोने लगी। वो मासूम सा बच्चा मेरी हालत देखकर सहम गया, पर मैं उसको ये नहीं बता सकती थी कि जिस जूते की दुकान पर मैं गई थी वहां से मैं जूते नहीं बल्कि डर का एक ऐसा जोड़ा पहनकर आई हूँ जो अब उम्र भर मेरे पैरों के नीचे से नहीं उतरेगा। वो तस्वीर और वो कमरा और वो एड्रेस मेरे दिमाग के पर्दे पर किसी फिल्म की तरह बार बार चल रहा था, पर मैं सोच रही थी कि क्या अब भागने का वक्त
वक्त आ गया या फिर मुकाबला करने का। लेकिन मुकाबला किससे? उस ताकतवर औरत से जो अपने इशारों पर किसी को भी मौत दे सकती है, या उस गुजरे हुए वक्त से जो उस एड्रेस की शक्ल में मेरे सामने आकर खड़ा हो गया था। रात का सन्नाटा भी अब और गहरा हो गया था, पर मेरे अंदर का शोर मुझे पागल किए जा रहा था। मैं जानती थी कि वो आदमी इमरान अब उस जगह की तरफ बढ़ रहा होगा, पर मैं यहाँ पर हाथ रखे हुए बैठी थी। मेरी बेबसी मेरे आंसुओं की शक्ल में बह रही थी और मैं सिर्फ ऊपर वाले से प्रार्थना कर रही थी कि सब कुछ ठीक हो, क्योंकि अब फैसले का वक्त गुजर गया था और तकदीर का लिखा हुआ अब सामने आ रहा था। अगली सुबह सूरज की रोशनी भी मेरे लिए अंधेरे से कम नहीं थी। मेरे दिल में सिर्फ एक ही शोर था, भागो। लेकिन कहाँ? वो एड्रेस, वो तस्वीर, वो तो मेरी पिछली जिंदगी का भूत था जिसने अब मेरी वर्तमान को जकड़ लिया था। उस रात मैं बिल्कुल नहीं सोई थी। आरव मेरे सीने से लिपटा हुआ था और मैं उसकी हर सांस में अपनी आखिरी उम्मीद महसूस कर रही थी। वो एड्रेस, वो बदकिस्मत एड्रेस जो तस्वीर पर लिखा हुआ था, उसका ताल्लुक मेरे घर से ही था, जिसको मैं दुनिया से छुपाए हुए फिरती थी। सुबह होते ही मैंने फैसला कर लिया कि अब रोने या भागने का वक्त नहीं है। ये जंग थी और मुझे अपने इकलौते सहारे अपने बेटे आरव के लिए लड़ना था। सबसे पहले मुझे उस पते की सच्चाई जाननी थी। वो तस्वीर कहाँ की थी और क्यों शगुन वर्मा अब उसे इस्तेमाल कर रही थी? मैं तुरंत उस पुराने मिट्टी लगे बक्से की तरफ बढ़ी जो मेरे पति की आखिरी निशानी था और जिसे मैंने कभी नहीं खोला था। जब मैंने उसे खोला तो अंदर एक पुरानी डायरी मिली जो मेरे पति की हैंडराइटिंग में थी। डायरी के पहले ही पन्ने पर एक नोट लिखा था, अदिति, अगर कभी कोई खतरा महसूस हो तो इस पते को याद रखना। ये हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा राज है और ये राज जहाँ से शुरू हुआ वहीं पर खत्म भी होगा। नीचे वही पता लिखा था जो मैंने श्रीमती शगुन वर्मा के हाथ में देखा था। वो एड्रेस मेरे और मेरे पति के पिछले जीवन का हिस्सा था, जहाँ से हमने भागकर एक नई जिंदगी शुरू की थी। यानी शगुन वर्मा सिर्फ मेरे घर की जासूसी नहीं कर रही थी, बल्कि वो मेरे अतीत को जानती थीं। एक खतरनाक सफर। मैंने जल्दी से कुछ जरूरी कागजात और थोड़े पैसे एक छोटे से बैग में रखे। आरव को समझाया कि हम एक जरूरी काम से बाहर जा रहे हैं और उसे मेरे साथ ही रहना होगा। मैंने उसे कसकर गले लगाया। मम्मी, हम कहाँ जा रहे हैं? आरव ने मासूमियत से पूछा। एक बहुत जरूरी जगह बेटा, जहाँ पर हमें कोई नहीं ढूंढ पाएगा। मैंने झूठ बोला, पर मेरी आवाज कांप रही थी। घर से बाहर निकलकर मैंने एक ऑटो रिक्शा लिया और सीधे पुलिस स्टेशन की तरफ जाने को कहा। मुझे पता था कि शगुन वर्मा बहुत अमीर और ताकतवर थीं और पुलिस उनकी कठपुतली भी हो सकती थी, लेकिन ये मेरा पहला कदम था। पुलिस स्टेशन में मैंने एक इंस्पेक्टर से मिलने की जिद की। मैंने अपनी पूरी कहानी सुनाई, शगुन वर्मा का नाटक, बाजार में उसका असली रूप, इमरान को तस्वीर देना और वो खौफनाक पता। इंस्पेक्टर ने मेरी बात ध्यान से सुनी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी, बल्कि एक ठंडी मुस्कुराहट थी। अदिति जी, आपके पास कोई सबूत है? क्या आप उस महिला को जानती हैं? किसी सामाजिक कार्यकर्ता के बारे में ऐसी बातें करना ठीक नहीं है। इंस्पेक्टर की बात सुनकर मुझे महसूस हुआ कि मैं सही थी। ये पूरा मामला सिर्फ मेरे और शगुन वर्मा के बीच का नहीं था, बल्कि किसी बड़े गिरोह का हिस्सा था। मैंने हिम्मत नहीं हारी और वापस अपने घर की ओर चल पड़ी। शाम हो गई थी और मैं घर पहुंचकर कुछ देर के लिए खुद को सुरक्षित महसूस करने लगी। मैंने दरवाजे की कुंडी लगा दी और आरव को खाना खिलाया। अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। ये डरावनी और जबरदस्त दस्तक थी, जो श्रीमती वर्मा की हल्की पुकार से बिल्कुल अलग थी। मेरा दिल कांप गया। दरवाजा खोलो अदिति, हम जानते हैं कि तुम अंदर हो, वरना तुम्हें और तुम्हारे बेटे को इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। ये आवाज इमरान की थी। उसका लहजा अब इज्जतदार नौकर वाला नहीं, बल्कि जालिम शिकारी वाला था। मैंने आरव को कसकर अपनी गोद में भींच लिया और फुसफुसाया, बेटा आवाज मत करना, ये एक खेल है। दरवाजे पर लातें पड़ने लगीं। मुझे लगा कि दरवाजा अब टूटने वाला है। मुझे पता था कि मेरे पास 10 सेकंड भी नहीं है। मैंने तुरंत दीवार पर टंगे कैलेंडर के पीछे छिपा हुआ इमरजेंसी फोन नंबर डायल किया, वो नंबर जो मेरे पति ने मुझे आखिरी बार दिया था। हेलो, मेरे घर पर हमला हो रहा है। वो
वो मुझे और मेरे बेटे को मार देंगे। प्लीज शगुन वर्मा और वो पुराना पता। मैंने जल्दी जल्दी सब बता दिया। तभी एक भयानक आवाज के साथ दरवाजा टूट गया। इमरान और उसके साथ 2 और अजनबी लोग अंदर घुस आए। उनकी आंखों में खूनी चमक थी। इमरान ने मुझे जमीन पर गिरते देखा और एक जहरीली मुस्कुराहट के साथ बोला, अब खेल खत्म अदिति। क्या अदिति और आरव बच पाएंगे? क्या वो फोन कॉल किसी की मदद ला पाएगा? और शगुन वर्मा का असली मकसद क्या था?